अस्सलामुअलैकुम। उमर एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना सिखाएंगे। और हमने लास्ट टाइम आपको जो लेक्चर दिया था इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम का 7 चैप्टर का कंप्यूटर के, तो उसमें जो भी कंसेप्ट हमने डेटाबेस से रिलेटेड सीखे थे वो आज हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो हमें और अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस किस चीज़ की क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि पहले हमें जो है एक डॉक्यूमेंटेड सूरत में डेटाबेस की वर्किंग कर लेनी चाहिए। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि आप वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी कंप्यूटर में प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो या डेटाबेस बना रहे हो, पहले उसके लिए आपको जो है वो एक थोड़ी सी थिंकिंग की और एक डॉक्यूमेंटेड स्टेप्स जिसको हम फ्लो चार्ट भी कहते हैं वो बनाने की ज़रूरत होती है। जब हम डेटाबेस के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं डिज़ाइनिंग वगैरह, तो उसको डेटाबेस का ईआर मॉडल भी कहा जाता है, यानी एंटिटी टेबल्स और उनके अंदर फील्ड्स जो हैं उनकी क्रिएशन और उनके दरमियान लिंक्स की डायग्राम, तो उसको एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी कहा जाता है। अब यहाँ हमने देखें आपको डेटाबेस के आगे के जो कंसेप्ट क्लियर करने उसके लिए एक छोटी सी मैंने मिसाल ली है स्कूल डेटाबेस की, कि मैं एक छोटी सी डेटाबेस बनाऊंगा स्कूल से रिलेटेड ताकि कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं, फिर आप जो है कंप्यूटर्स पे अपनी मर्ज़ी से डेटाबेस बनाएं और खेलते रहें। तो हमारे जो डेटाबेस होगी आज की उसके अंदर 3 टेबल होंगे, एक स्टूडेंट का, एक क्लास का और एक टीचर का। जो स्टूडेंट का जो टेबल है, इस एंटिटी के अंदर जो मैंने फील्ड्स रखी हैं वो फील्ड्स में स्टूडेंट की एक यूनिक आईडी डिसाइड करी है मैंने कि भाई हर स्टूडेंट को एक आईडी दूंगा। फिर उसके बाद उसका नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट, क्लास आईडी और कैंपस उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। फिर इसी तरीके से क्लास का जो टेबल बनेगा उसके अंदर जो फील्ड्स होंगी उसमें क्लास आईडी की, स्टूडेंट आईडी की और टीचर आईडी की फील्ड्स होंगी। फिर टीचर का टेबल बनाऊंगा और उसमें टीचर की आईडी, उनका नेम और उनका कॉन्टैक्ट मेंशन होगा। अब यहाँ जो मैंने एरो बनाए हैं ये इसलिए ताकि मैं आपको प्राइमरी और फॉरेन की वर्किंग के रिलेशनशिप्स को क्लियर कर सकूँ कि किस तरीके से ये कीज़ काम करती हैं और इनका मकसद क्या होता है। हर स्टूडेंट की जो आईडी होगी, जो फर्स्ट फील्ड है तमाम टेबल्स की, इन तमाम टेबल्स की फर्स्ट फील्ड को मैंने प्राइमरी की भी असाइन करनी है ताकि किसी भी स्टूडेंट की जो आईडी है वो डुप्लीकेट ना हो। क्योंकि स्टूडेंट्स को नेम से तो मैं नहीं जो है पकड़ सकता, क्योंकि बाज़ औक़ात बच्चों के नेम सेम होते हैं। एक बच्चा 7th क्लास में, एक बच्चा वही बच्चा है मैट्रिक क्लास में, वही बच्चा प्राइमरी क्लास में भी है, तो नेम सेम हो सकते हैं पर आईडी सेम नहीं हो सकती। तो आईडी जो है वो सबकी यूनिक होती है, तो मैं आईडी को प्राइमरी की असाइन करूँगा। इसी तरह क्लास आईडी की जो फर्स्ट फील्ड बनाऊँगा यहाँ पर भी प्राइमरी की असाइन करूँगा ताकि किसी भी क्लास की जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट्स ना हो। तो अब ये बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। तो अब MS एक्सेस की डेटाबेस कैसे खोलें, उसके लिए डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करें। इस मेन्यू में न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, उस न्यू के ऑप्शन पे देखें एक और मेन्यू खुल गया। तो वहाँ पर आपको MS एक्सेस जहाँ नज़र आ रहा हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास डेटाबेस फाइल खुल जाएगी। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो जो है ये डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस का डेटाबेस खोल देगा। हम वर्जन 2007 का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी बुक में भी 2007 वर्जन की पिक्स की मदद से कंसेप्ट्स को क्लियर किया था। इससे बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप 2007 है, 16 है या 10 है। जो कोर कंसेप्ट्स होते हैं ना, डेटाबेस बनती कैसे, टेबल क्या होते हैं, प्राइमरी की कैसे असाइन होती हैं, ये तमाम वर्जन्स के अंदर 2016 तक ये सारी चीज़ें सेम है। और आगे की भी जो वर्जन्स होंगे उसमें भी जो कोर कंसेप्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते। सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ एडवांस डिस्प्ले चेंज हो जाता है और कुछ एडवांस फीचर्स की इंटीग्रेशन चेंज हो जाती है, तो वो अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप इस पर एक पूरी फुल वर्किंग डेटाबेस क्रिएट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो करें कैसे, यहाँ तो हमें सारे ऑप्शन ही स्विच ऑफ नज़र आ रहे हैं, कोई ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने सिर्फ डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस ओपन किया है, कोई डेटाबेस ओपन नहीं किया है। तो डेटाबेस कैसे ओपन करेंगे, यहाँ आप जगमगाते इस कोने पे जो आपके लेफ्ट साइड पे एरो है उस पर क्लिक करें। आपको न्यू डेटाबेस पे काम करना है इसलिए आप एक न्यू डेटाबेस खुद से क्रिएट करें। न्यू पे क्लिक किया तो उसने हमें एक विंडो ओपन कर दी जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ये जितनी भी सामने पिक्चर्स नज़र आ रही हैं सारे टेम्पलेट्स हैं। कह रहा है कि अगर आपने कोई डेटाबेस बनानी है इनमें से किसी एक टॉपिक से रिलेटेड तो आप ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डेटाबेस के टेबल्स जो ज़रूरी होते हैं वो कम्प्लीटली टेम्पलेट्स बना के ऑलरेडी सेव कर दिए गए। आपने सिर्फ वहाँ जाके एडिटिंग करनी है और डाटा एंटर करना है। तो इससे बहुत आसानी से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मगर आपको चूँकि मैंने कोर सब्जेक्ट के टेबल कैसे क्रिएट होता है, रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, ये सब सिखाना है, तो इसलिए मैं जो है ब्लैंक डेटाबेस की यानी ज़ीरो से लेके सारी चीज़ें खुद डिज़ाइन करके सिखाऊंगा।
तो आप यहाँ से डेटाबेस पे ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करें। यहाँ कॉर्नर में देखें, यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है कि आपने यही नाम यूज़ करना है जो लिखा हुआ है, या कोई नाम आप खुद से इस डेटाबेस का रख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ फोल्डर है, ये आपके कि आपने डेटाबेस को सेव कौन से फोल्डर में करना है। ठीक है भाई, किसी भी ड्राइव में या यूएसबी में, जहाँ पे भी आप सेव लोकेशन यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने कहा भी ओके, मैंने आपको सिखाना है खाली, तो मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही हमने क्रिएट किया तो ये हमारे पास जो डिस्प्ले आ रहा है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल ओपन है। जब भी आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट टेबल आपके पास इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। और अगर आपने फर्दर टेबल इसके बाद आगे जो है इसमें इंसर्ट कराने हो तो वो हम क्रिएट के ऑप्शन पे जा कर के नए टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल जो है हम वापस ये जो गिवन टेबल था इसी के ऊपर आ जाते हैं। जब ये टेबल ओपन होता है ना, तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो व्यू जो आपको नज़र आ रहा है टेबल का, इसे कहते हैं डाटा शीट व्यू। तो डाटा शीट व्यू मैंने कहा था कि ये वो व्यू होता है जिसमें आप टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हैं और साथ साथ टेबल में डाटा भी इंटर कर सकते हैं। तो ये दोनों काम किए जा सकते हैं, इसको कहा जाता है डाटा शीट व्यू। इसी तरीके से हमारे पास एक और व्यू होता है जिसको हम कहते हैं डिज़ाइन व्यू। तो जब हम डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं तो हमें चीज़ें इस तरह से डिस्प्ले नहीं होती। डिज़ाइन व्यू जो होता है उसका डिस्प्ले डिफरेंट होता है। हमने डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया तो हमने से ये पहले कह रहा है कि इस टेबल को आपने सेव करना है। तो हमने कहा जी बिल्कुल सेव करना है। तो हम इसको जो है स्टूडेंट डाटा के नाम से सेव कर लेते हैं। नेम इंटर, फिर उसके बाद अगली को जो है फादर नेम था, फिर उसके बाद नेम फादर नेम के बाद हमारे पास थी कॉन्टैक्ट, क्लास आईडी और कैंपस। तो यहाँ मेरे पास सारी फील्ड जो हैं, जो जितनी भी जो फर्स्ट टेबल के अंदर क्रिएट होनी थी, आईडी, नेम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट आईडी, क्लास आईडी और कैंपस, ये सारे फर्स्ट टेबल के तो मैंने सारी की सारी फील्ड्स क्रिएट कर दी। अच्छा, मैंने फील्ड्स तो जल्दी जल्दी नाम लिख करके क्रिएट कर दी, इंटर करता गया और आगे बढ़ता गया, लेकिन अभी मैंने किसी भी फील्ड की डाटा टाइप सेलेक्ट नहीं करी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हाथ के हाथ आप कर लें, वरना भूल गए तो फिर गलती हो जाएगी। अब मैंने सोचा स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं उसको खुद आईडी को जो है टेक्स्ट की सूरत में क्रिएट करूँगा। साथ में ऑप्शन नज़र आ रहा है यूनिक रखना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, हर बच्चे की आईडी यूनिक होनी चाहिए, और इज़ रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जब तक मैं ये डाटा एंटर नहीं करूँगा ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ मैंने जो है स्टूडेंट आईडी के अंदर ऑप्शंस रख दिए कि भाई ये प्राइमरी की भी है, ये यूनिक भी होनी चाहिए, और आगे इसकी रिक्वायरमेंट के बगैर आगे का डाटा इंटर नहीं कर सकते डेटाबेस में। अब स्टूडेंट नेम पे आ जाते हैं। इसकी टेक्स्ट, क्योंकि नाम जो होता है वो टेक्स्ट में ही होना चाहिए, नाम यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अलबत्ता डेटाबेस में इसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। तो इस रिक्वायर्ड नहीं, जब तक नाम नहीं लिखूँगा आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से फादर नेम के साथ भी सेम चीज़ के टेक्स्ट में होना चाहिए, लेकिन होना ज़रूर चाहिए, रिक्वायर्ड ज़रूर है। यूनिक नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे सिबलिंग्स होते हैं, तो फादर नेम रिपीटेड हो सकता है। इसी तरीके से कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट टेक्स्ट में नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक नंबर होता है, टेलीफोन नंबर जो होता है वो नंबर्स में होता है। तो हमने यहाँ पे इसकी डाटा टाइप नंबर सेलेक्ट कर दी। साथ साथ आप फॉर्मेट में जाके आप नंबर किस किस्म का, साइंटिफिक है, परसेंटेज में है, स्टैंडर्ड है, फिक्स्ड है, या कि जो है ना उसमें कोई फ्लोटिंग पार्ट नहीं है, डेसिमल पार्ट है कि नहीं है, कोई करेंसी है। तो मैंने कहा नहीं, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जनरल नंबर, तो जो टेलीफोन नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, ना परसेंटेज का साइन होता है, ना वो करेंसी होती है, बल्कि वो एक जनरल नंबर होता है। यूनिक होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो कज़न्स वगैरह होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं एक ही क्लास के अंदर, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर सेम होते हैं, तो एक ही फादर ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया होता है। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट नंबर में ये सब करने के बाद डाटा टाइप इसको रिक्वायर ज़रूर करेंगे, लेकिन यूनिक नहीं करेंगे। फिर इसी तरीके से क्लास आईडी, क्लास आईडी जो है मैंने सोचा है कि नंबर्स में कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से क्लास आईडी की जो टाइप है वो नंबर में सेट कर दूंगा, नंबर को वही जनरल नंबर कर दूंगा। अब हर बच्चा जो है वो उसकी जो आईडी होगी वो उस एक क्लास के लिए ही होगी। ठीक है भाई, तो इसके बगैर इसको रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ और साथ साथ
यूनिक भी कर देता हूँ कि दो बच्चे सेम नाम के होंगे, सेम आइडिया होंगी, लेकिन सेम क्लास में नहीं हो सकते। ठीक है भाई। अच्छा, दो सेम नाम के बच्चे तो एक क्लास में हो सकते हैं, लेकिन उनकी आइडिया सेम नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो इससे जो है ना आईडी डिफरेंट होगी तो कोई फ़र्क नहीं है, क्लास आईडी उनकी जो है सेम भी हो जाए। अच्छा, तो मैं यूनिक हटा देता हूँ उसके ऊपर से। कैंपस की तरफ चलते हैं। तो कैंपस जो होता है, कैंपस 1 2 3, इसको भी नंबर्स में डिफाइन कर देते हैं डाटा टाइप, और साथ में जो है नंबर, जनरल नंबर रख देते हैं। ठीक है भाई, और ये भी रिक्वायर्ड है। तो ये हमारा फर्स्ट टेबल जो होता है वो पूरा कंप्लीट हो गया और ये सेव हो गया। तो अब हम जब इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारी सारी जो भी हमने वहाँ पे सेटिंग्स करी हैं वो सारी की सारी सेव हो जाएंगी। अब नया टेबल क्रिएट करना है जो कि क्लास से रिलेटेड था, जिसमें 3 फील्ड्स थी, क्लास आईडी, स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी। तो अब क्लास का टेबल क्रिएट करेंगे। नया टेबल क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट, क्रिएट पे जाइए, फर्स्ट ही ऑप्शन टेबल है, टेबल पे क्लिक कर दें, एक नया टेबल खुल गया आपके पास। ठीक है भाई। अब आपने इस टेबल को जो है, इसमें आईडी, एक तो क्लास आईडी थी, इसको आईडी के नाम से ही छोड़ देते हैं। हाँ भाई, यही सही है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली नंबर जनरेट करता रहेगा हमारा। दूसरी चीज़ हम इंटर करते हैं स्टूडेंट आईडी और टीचर आईडी। तो इस फील्ड को रीनेम कर देते हैं स्टूडेंट आईडी के नाम से, और उसके बाद अगली जो थी वो थी टीचर आईडी। तो ये जनाब मेरा ये टेबल हो गया तैयार कि स्टूडेंट आईडी हो गई, टीचर भी आईडी हो गई। अच्छा, स्टूडेंट आईडी जो है हमारे पास, हमने जो लास्ट जो टेबल बनाया था वहाँ पर जो स्टूडेंट की आईडी थी उसकी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में रखी थी। ठीक है भाई। तो जब चूँकि हमें इनको लिंक करना है, हमने आपको क्या बताया कि हमने इस आईडी को, जो स्टूडेंट की आईडी होगी उसको क्लास के अंदर जो स्टूडेंट आईडी हम मेंशन करेंगे, इनका आपस में लिंक क्रिएट करना है। तो लिंक तब क्रिएट होता है जब दोनों साइड पर डाटा की टाइप सेम हो। तो आप जो यहाँ डाटा की टाइप रखेंगे, नाम भले से चेंज हो जाए, नाम आप इसको स्टूडेंट आईडी दे दें या एस आईडी दे दें या स्टूडेंट लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम फील्ड्स का मैटर नहीं करता, फील्ड्स की डाटा टाइप मैटर करती है कि दोनों की डाटा टाइप लिंक क्रिएट करते वक्त सेम होनी चाहिए। तो आप जो है वहाँ पे भी डाटा टाइप हमारी टेक्स्ट थी, तो यहाँ पर भी डाटा टाइप स्टूडेंट आईडी की वो टेक्स्ट में है, रिक्वायर्ड भी लाजमी है और होनी भी यूनिक चाहिए। इसी तरीके से टीचर आईडी की बात कर लें तो टीचर आईडी को भी हमने टेक्स्ट में डाल दिया है, रिक्वायर्ड और यूनिक भी होनी चाहिए। तो ये हमारा ये वाला टेबल भी डिफाइन हो गया। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इसको हमने सेव नहीं किया था तो उसने ऑप्शन दे दिया भाई सेव तो कर लें। ओके, यस। अब इस टेबल का नाम हमने रखना है क्लास। अब इसी तरह से तीसरा टेबल अब आप क्रिएट करेंगे, टेबल पे जाएंगे और तीसरा टेबल जो था उसके अंदर हमने क्या डिफ़ाइन करना था, टीचर से रिलेटेड कंटेंट्स को डिफ़ाइन करना था कि टीचर की आईडी, नेम और कॉन्टैक्ट उसमें मेंशन करने थे। तो टीचर की आईडी यानी कि जो फर्स्ट आईडी है, टीचर आईडी है, मैंने खुद देनी है। तो मैं जो है इसको रीनेम कर देता हूँ, इसको टीचर आईडी लिख देता हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर उसके बाद नेम था, तो अगली फील्ड नेम की हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो है, तो यहाँ पे टीचर का नेम की फील्ड देने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो लास्ट वो है कि कॉन्टैक्ट नंबर देना था। तो हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखेंगे। अच्छा भाई, इस तरीके से हमारे पास ये टेबल भी टीचर का रेडी हो गया। इस टेबल को भी सेव करेंगे और इसका जो है नाम जो है हम टीचर डाटा रख देंगे। अच्छा, अब हमने 3 टेबल्स क्रिएट कर लिए हैं, एक हमने क्लास का किया, एक स्टूडेंट का किया और टीचर डाटा का किया है। टीचर डाटा के टेबल में जो हमने लास्ट क्लियर किया, अच्छा इनमें हमने डाटा टाइप डिसाइड नहीं करी थी। तो आ जाए टीचर डाटा में जो सबसे पहला जो कॉलम है वो टीचर की आईडी है। इस आईडी को जो है हम खुद से जनरेट करते हैं, तो हम इसको टेक्स्ट में कर देते हैं कन्वर्ट, और जो है इसको यूनिक भी रखेंगे और इसकी रिक्वायरमेंट भी लाजमी है। इसी तरीके से टीचर का नेम जो है वो, तो टीचर का नेम टेक्स्ट में ही होगा और ये रिक्वायरमेंट भी ज़रूरी है। इसी तरीके से हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो भी, कॉन्टैक्ट नंबर टेक्स्ट में नहीं हो सकता, तो इसलिए उसकी डाटा टाइप हम नंबर्स में सेट कर देते हैं। ठीक है भाई, और उसकी भी रिक्वायरमेंट लाजमी है। तो इस तरीके से ये हमने थोड़ी सी चेंजिंग्स कर ली हैं। अब हमारे पास टाइम है थोड़ा सा एक रफली डाटा डाल करके 2-3 वैल्यूज़ का हमने जो है अपने टेबल को पॉपुलेट करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्टूडेंट डाटा के ऊपर।
और यहाँ पर हम स्टूडेंट आईडी जनरेट करते हैं खुद से अपनी मर्ज़ी से। हमने जो है 2020 और जो है A1 आईडी दे दी, ठीक है भाई। इसी तरीके से हमने जो है स्टूडेंट का नेम डिसाइड कर लिया, अपनी मर्ज़ी से हम कुछ भी रख देते हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट हम कहते हैं भाई दानिश है हमारे पास, ठीक है भाई। फादर नेम हम अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं वक्कार, और उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर भी अपनी मर्ज़ी से डाल देंगे। क्लास आईडी क्या जनरेट करें भाई, हमने कहा कि भाई क्लास आईडी, अच्छा क्लास आईडी की हमने डाटा टाइप क्या रखी हुई थी, ये देखें क्लास आईडी जो है वो नंबर में, तो यहाँ पे क्लास आईडी को नंबर में ही सिर्फ लिखेंगे, तो हमने कहा भाई 1। इसी तरीके से कैंपस जो है, कैंपस भी हमने सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में शो करना है, तो हमने कहा ये कैंपस 1 का स्टूडेंट है। इंटर किया, ये रिकॉर्ड हमारा यहाँ पर सेव हो गया। इसी तरीके से अब हम सेकंड रिकॉर्ड नई आईडी देते हैं 2020 A2। अच्छा सेम आईडी डाल के, तो हम करते ही हैं कि यहाँ पर जो है ना इसको आईडी को ना सेम डाल करके देखते हैं तो ये क्या करता है। तो इसने ये सेव नहीं किया इसने, अभी देखें हम यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड लिख देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अब हमारे पास सेकंड स्टूडेंट हारिस है, फादर नेम जो है वो उनका जो है वो कासिम है, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम अपनी मर्ज़ी से डाल देंगे। उसके बाद क्लास हमने कहा कि भाई ये क्लास 2 का स्टूडेंट है, कैंपस जो है इसका वो भी 2 है। तो जब जैसे ही हमने इंटर किया तो चूँकि हमारे पास आईडी सेम थी, ये आप देख सकते हैं मैंने आईडी पे प्राइमरी की लगाई हुई है कि ये यूनिक रिकॉर्ड करना है। तो अगर गलती से कोई डेटाबेस में एंट्री कर रहा है और वो सेम आईडी डाल देता है तो वो उसको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा कि भाई आपने जो आईडी डाली है वो डुप्लीकेट डाली है, और वहाँ पर प्राइमरी की या डुप्लीकेट वैल्यूज़ अलाउ नहीं है। तो मैंने कहा जी ओके ठीक है जी। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर ये आईडीज़ की चेंज करनी होगी, तब जा कर के ये रिकॉर्ड जो होगा वो सेव होगा। अब मैं एंटर किया तो उसने सेव कर लिया, क्यों, क्योंकि अब इसकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई। इसी तरीके से अब मैं नेक्स्ट जो है दूसरा एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करता हूँ, उसकी भी आईडी इसी तरीके से कि 2020 A3 कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई। इनका नाम जो है वो कर देते हैं फ़ाइक साहब, और फादर नेम जो है वो हम रख देते हैं रिजवान, और जो है उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कुछ भी डाल दें आप। फिर उसके बाद क्लास आईडी हमने कहा कि ये भी क्लास 1 का स्टूडेंट है, कैंपस जो है इसका 1 है। और इसी तरीके से अब हम लास्ट एक फोर्थ डाटा डाल देते हैं A4 करके आईडी, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं हिना, और फादर नेम जो है वो लिख देते हैं सर्वर, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर अपनी मर्ज़ी से डाल देते हैं। और उसके बाद क्लास आईडी हमने इसको भी क्लास 2 में डाल दिया, और इसका कैंपस भी 2 कर दिया। सही है भाई। अब यहाँ हमारे पास 4 स्टूडेंट्स का डाटा तो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक। अब चलते हैं हम क्लास टेबल की तरफ, और अब अपना क्लास का डाटा भी इंसर्ट करते हैं। अब क्लासेस में हमारे पास सबसे पहले तो आईडी, इसको आईडी में ऑटो नंबर दिया हुआ है तो ये नंबर ये खुद ही जनरेट करेगा। हम इंटर करके आगे बढ़ जाते हैं। स्टूडेंट आईडी हमने खुद से देनी है। तो स्टूडेंट आईडी आपको याद है कि हमने अभी जो टेबल बनाया स्टूडेंट डाटा का, उसमें हमने 4 आईडीज़ यूज़ करी हैं 2020 A1 से लेके A4 तक। तो हमारे पास जो 4 स्टूडेंट्स होंगे उनकी भी यही आईडी सेम यहाँ पे रहनी चाहिए। 2020 हमने, अब जैसे हमने इंटर करना शुरू किया तो पहले इसने ऑटो नंबर खुद ही जनरेट कर दिया कि आप ये जो रिकॉर्ड बना रहे हो उसकी प्राइमरी की और जो है उसकी जो आईडी ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो चुकी है। तो हमने कहा 2020 A1 ये हमारा फर्स्ट स्टूडेंट आईडी थी, और इनका ताल्लुक चूँकि जो है क्लास 1 से है। हमने 2 क्लासेस के बारे में लिखा है ना, तो हम अभी क्लास 1 की क्लास टीचर का नाम फर्जी तौर पे असाइन कर देंगे, और फिर क्लास 2 की भी एक टीचर का, क्लास टीचर का 2 टीचर्स के नाम डाल देंगे। तो हम जो है आगे इसका टीचर की आईडी में रख देते हैं, आईडी जनरेट करते हैं कि भाई ये CA01 क्लास 1 की टीचर होंगी। इसी तरीके से अब आ जाओ इंटर, सेकंड स्टूडेंट जो है वो है 2020 A2, और जो A2 वाला बच्चा था ये था क्लास 2 का। तो क्लास 2 की टीचर की आईडी हम जनरेट करेंगे CA02, ठीक है भाई। इसी तरीके से हमारे पास 2020 A3 स्टूडेंट था, A3। अब जो स्टूडेंट है वो A3 वाला वो क्लास 1 में, तो क्लास 1 की जो क्लास टीचर उनकी आईडी जो आएगी वो सेम रहेगी, क्लास 1 की टीचर की आईडी वही आएगी CA01। अब ये क्या कह रहा है भाई, कह रहा है द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे कुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज़ इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। तो हमने यहाँ पर इसकी चूँकि क्यों उसने ऐसा किया कि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ यूनिक
तो जब यूनिक लिखा हुआ है तो वो कोई भी वैल्यू जो यहाँ पे इंटर होगी वो यूनिक होनी चाहिए। तो हमें गलती का एहसास होगा, हम यहाँ से यूनिक को हटा देते हैं। ठीक है, अब इंटर करके देखते हैं। हाँ, हो गया। तो जब आपने यूनिक पे लिखा हुआ था तो वो जो है वहाँ पर हमारी वैल्यूज़ को यूनिक कर रहा था कि भाई किसी भी बच्चे की इसके अलावा कोई और टीचर की आईडी नहीं दी जा सकती। तो ये हमने वहाँ से ये मिस्टेक हो गई थी, तो हमने इसको सही कर दिया। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे ना उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो करते जाएं बिना डरे, और थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, उसके बाद आप जो है खुद से सीख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे अब हमने फोर्थ स्टूडेंट का जिक्र किया, तो फोर्थ स्टूडेंट जो था A4 वो हमारे पास क्लास, कौन सी क्लास में भाई, क्लास 2 के अंदर है ये। तो हम यहाँ पर भी जो है क्लास 2 की जो टीचर थी वो थी CA02, तो उनको CA02 की आईडी इंटर कर दी। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्लास के टेबल में भी डाटा आ गया। अब हमारा जो डाटा है वो हमें टीचर टेबल में डालना है। हम इंटर तो करते चले जा रहे हैं, उसके बाद हम ये डाटा सेव करना हो तो आप यहाँ पर जो है होम पर आएंगे तो सेव का बटन नज़र आ रहा होगा, इससे भी सेव कर सकते हैं, Ctrl+S से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब टीचर्स के टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, तो अब हम टीचर्स के टेबल पे डबल क्लिक करते हैं, टीचर्स का टेबल खुल गया। अब टीचर की आईडी, हमने आईडी जो है, ये जो आईडी है इसमें प्राइमरी की असाइन हुई है, तो हम इस आईडी को हमने टेक्स्ट में रखा हुआ है। तो ये वो आईडी है जो कि हमने सेम रखनी है जो कि हमने क्लास के अंदर डाली, यानी कि CA01 और CA02 जो हमारे पास दो टीचर्स की आईडी हैं, यहाँ पे हमें वही आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। तो हम जो है टीचर की आईडी डालते हैं CA01, इंटर करते हैं। जो फर्स्ट टीचर है क्लास 1 की, उनका नाम हम जो है खुद से ही रख देते हैं। क्या रखें भाई टीचर का नाम? हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे तारिक साहब जो हैं वो टीचर हैं और वो पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देते हैं, इंटर। इसी तरीके से हमने CA02 जो हमारी दूसरी टीचर थी क्लास 2 की, उनका नाम क्या रखें भाई? उनका नाम बिलाल रख देते हैं भाई, सेकंड टीचर। दोनों टीचर जो है हमने यहाँ पे असाइन कर दिए, उनका भी अपनी मर्ज़ी से कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया हमने और जो है इंटर कर दिया। अब ये हमारा डाटा हो गया, 3 टेबल तैयार हो गए और तीनों टेबल्स के अंदर हमारे पास डाटा भी क्रिएट हो गया। अब हम आपको ये तीनों टेबल्स करते हैं क्लोज, और अब हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से इसके बाकी, ये आपने बेसिक डेटाबेस के टेबल्स क्रिएट कर लिए, अब डेटाबेस के बाकी फीचर्स को कैसे आप यूज़ करेंगे। अब हमने आपको रिलेशनशिप बनाना सिखाना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं डेटाबेस टूल्स, आप डेटाबेस टूल पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ आपके पास जो डेटाबेस के मुख्तलिफ ऑप्शंस खुल रहे हैं उसमें सेंटर में जो है वो एक रिलेशनशिप का आपको टैब नज़र आ रहा होगा। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुल जाएगी और कहेगा कि भाई आपके पास ये 3 टेबल्स हैं, इन टेबल्स के दरमियान आपने रिलेशनशिप एग्जिस्ट क्रिएट करना है। हमने कहा जी जनाब। तो आप ये सारे टेबल्स जो हैं वो आप कंट्रोल का बटन दबाते जाएँ, कंट्रोल ना दबाएं बल्कि शिफ्ट दबाएं और डाउन एरो क्लिक करते रहें, तो आप ये सारे टेबल सेलेक्ट करके ऐड करा लें। ठीक है भाई, एक एक करके भी करा सकते हैं, हमने एक साथ करा लिए। अब ये तीनों टेबल्स आ गए, अब हमें क्रिएट करना है रिलेशनशिप के किस टेबल का किसके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है भाई, तो हमने जो है सबसे पहले तो हमने जो अपनी डायग्राम बनाई थी उसमें क्या कहा था कि हमारे पास जो क्लास के टेबल के अंदर जो स्टूडेंट आईडी है उसका, स्टूडेंट के अंदर जो आईडी है उसका और उसका रिलेशनशिप है। यानी हम स्टूडेंट के टेबल से आईडी उठाएंगे प्राइमरी की जिस पे लगी हुई है और उसको दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो प्राइमरी की देखें जिसके ऊपर ये कीज़ बनी हुई है ना, ये प्राइमरी कीज़ है, यानी कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो रिपीटेड नहीं हो सकती, वो यूनिक वैल्यू है। ठीक है भाई, और जब कभी भी कोई एक प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर जाती है तो वहाँ के लिए तो वो फॉरेनर होती है ना। जैसे हमारे मुल्क में अगर कोई बाहर से आता है तो हम उसे क्या कहते हैं? फॉरेनर कहते हैं। तो वो हमारे मुल्क में आता है परमिशन लेके, इजाज़त लेकर के आता है। तो इसी तरीके से हम यहाँ से जब किसी प्राइमरी की को उठाते हैं और किसी दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ से क्लास आईडी है, ये मैंने क्लास आईडी उठाई, बल्कि नहीं, हमने तो स्टूडेंट आईडी को कांटेक्ट करना था, तो हमने स्टूडेंट डाटा से स्टूडेंट आईडी उठाई, ये प्राइमरी की है और ये दूसरे टेबल में आई बीच में। यहाँ पे जैसे आई देखें साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन आ रहा है। जब आपने वहाँ से उसको होल्ड किया था, या आपने माउस एरो जो है अपना लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखना है, उसको पकड़ के होल्ड करके आप इस तरफ लेके आएंगे, बीच में तो क्रॉस नज़र आ रहा है लेकिन जैसे ही जिस टेबल में लेके आएंगे वहाँ पर प्लस का साइन, यानी कि इसको आपने रिलेशनशिप में ऐड करना है। किसके साथ ऐड करना है? हमने कहा कि भाई ये स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट आईडी के साथ लिंक करना है। तो उसके ऊपर ला करके स्टूडेंट आईडी के पास ला करके आप इस लाइन पर उसको जैसे ही ड्रॉप डाउन करेंगे, एक आपके सामने रिलेशनशिप का बॉक्स खुल जाएगा।
तो इसमें आपको क्या ऑप्शन दे रहा है कि भाई आपने फर्स्ट टेबल था स्टूडेंट डाटा का, ये आपका मेन टेबल है। यहाँ पर मौजूद स्टूडेंट आईडी जो उसको आप लिंक कर रहे हैं क्लास के अंदर मौजूद स्टूडेंट आईडी के साथ। मैंने कहा जी जनाब, मैं ये लिंक भी कर रहा हूँ और साथ साथ मैंने कहा इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कि भाई यहाँ दोनों जगह जो है आपस में रिलेशनशिप जो है वो ऐसा होना चाहिए कि भाई ये दोनों आईडीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हों, और जब मैं अपडेट करूँ एक को तो दूसरी भी अपडेट हो जाए। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पर जा कर के इस पर जैसे अब नीचे क्या लिखा, रिलेशन टाइप 1 to 1, कि फर्स्ट जो आपकी जो यहाँ पे जो फील्ड है उसका दूसरे टेबल की एक ही फील्ड के साथ, अपनी ही एक फील्ड के साथ रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। तो मैंने क्रिएट कर दिया, ये देखें यहाँ पे 1 to 1 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से मुझे दूसरा लिंक जो क्रिएट करना था वो करना था टीचर डाटा में से क्लास के अंदर, कि टीचर की जो आईडी है ये जो प्राइमरी की इसके ऊपर है ये आए और इसका लिंक यहाँ पर टीचर आईडी के साथ क्रिएट हो जाए। जैसे ही मैंने उसको लाकर ड्रॉप डाउन किया फिर दोबारा से मेरे पास उसी तरीके का ऑप्शन आ गया। मैंने कहा जी जनाब, इन्फोर्स करना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, साथ में जो है अपडेट भी कर दूँ, ये भी कर। तो जनाब ये हमारा एक और रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब ये इस टेबल की थोड़ी सी पोजीशन चेंज करते हैं, ये देखें, तो हम इन दोनों टेबल्स को अरेंज कर देते हैं। तो इस तरह से आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि ये देख रहे हैं हमारे पास जो एक टेबल है वो दो टेबल से लिंक्ड हो चुका है ये। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमारे पास जो है जो ताल्लुक़ है ये इसके अंदर स्टूडेंट आईडी का ताल्लुक़ इससे, अब ये जो प्राइमरी की है ये यहाँ पर प्राइमरी की है, लेकिन दूसरे टेबल में आकर के ये जब अटैच हुई है तो ये फॉरेन की हो गई। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर इस टेबल की दूसरी आईडी जो है वो भी लिंक्ड है। तो गोया इस टेबल के अंदर मल्टीपल रिलेशनशिप है कि ये एक तरफ तो स्टूडेंट डाटा के टेबल से कनेक्टेड है और दूसरी तरफ ये टीचर डाटा के टेबल से कनेक्टेड है, और वहाँ की जो प्राइमरी की है वो भी यहाँ से शिफ्ट होकर के इसके मल्टीपल रिकॉर्ड्स के साथ कनेक्ट हो रही है। तो ये आईडी भी जो है ये आपका एक प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप है और ये 1 to मैनी का रिलेशनशिप है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशनशिप वाजे कर दी है। अब देखें इससे फ़र्क क्या पड़ता है। अब हमने कहा कि हमने अपने रिलेशनशिप लेआउट में जो भी चेंजिंग्स किए हैं, जो क्रिएट किए हैं, इनको हम सेव करना चाहते हैं, तो हमने यस करके इसको सेव कर दिया। अब जब आप जाएंगे कि फ़र्ज़ करें क्लास टेबल के ऊपर, तो अब आप ये देखें ये मेन टेबल था और इसका लिंक जो था वो दो टेबल से था, एक स्टूडेंट के आईडी वाले टेबल से था और दूसरा टीचर के भी आईडी के टेबल से था। तो यहाँ पर आप देखें कि ये मेन टेबल है तो उसके साथ प्लस का साइन नज़र आ रहा है, गोया क्यों, क्योंकि इसकी जो फील्ड्स हैं वो कनेक्टेड हैं। अब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके सामने जो है ये एक टेबल खुल गया कि भाई ये जो आईडी है स्टूडेंट की आईडी, ये आपकी किस स्टूडेंट की है, उस स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे विजुअलाइज हो गई। तो मुझे 2 दफ़ा डाटा कॉपी नहीं करना पड़ा, डाटा रिडंडेंसी नहीं हुई, बल्कि एक ही टेबल का दूसरे टेबल से लिंक क्रिएट हो गया। तो ये डाटाबेस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि इसकी मदद से हम जो है इस तरह से चीज़ों को जो है बड़े तरतीब से जो है अरेंज करके अपनी डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसी तरीके से अगर आप माइनस कर देंगे तो ये कोलैप्स हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आएगी, सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी आपको। अब हम चल के देखते हैं दूसरे टेबल्स की तरफ कि ये तो हमारे जो है क्लास टेबल था, अब स्टूडेंट डाटा टेबल में क्या फ़र्क पड़ा है। यहाँ पर भी देखें प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टीचर की आईडी से कनेक्टेड था भाई, कि ये फ़ला स्टूडेंट जो है ये फ़ला टीचर जो है इसकी क्लास की रिस्पॉन्सिबल टीचर है। तो आप जो है यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि भाई आपको पता चल जाएगा कि भाई टीचर कौन सी है। इसी तरीके से हमारे पास जो टीचर का टेबल है, ठीक है भाई, उसके अंदर भी टीचर कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि इस टीचर के जो है अंडर में कौन कौन से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो 2 आईडीज डिस्प्ले हो रही हैं कि 1 और 3 जो हैं वो इसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब आपको एक मज़े की चीज़ सिखाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूरी। क्यूरी का क्या मतलब होता है? क्यूरी बिल्कुल ऐसे ही है कि अपने मनपसंद की रिपोर्ट जनरेट करना। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मेरे पास जो है मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे रिक्वेस्ट आती है कि भाई क्लास 1 के स्टूडेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, क्लास 1 को कोई स्पेशल मैसेज देना है, सेंड करना है। तो क्लास 1 के मुझे सारे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो अब मैं यहाँ डेटाबेस में खोल करके ढूंढूंगा नहीं स्टूडेंट के भाई ये स्टूडेंट्स क्लास 1 के कौन कौन से हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स हैं ना। अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 4000 स्टूडेंट होते सारे कैंपसेस के मिला के, तो अब मैं क्या यूँ स्क्रॉल करता ढूंढता रहता तो कितनी प्रॉब्लम होती। तो उसके लिए मैं करता ये हूँ कि मैं क्यूरीज़ जनरेट करता हूँ अपनी पसंद की, यानी जो जो मेरी रिक्वायरमेंट होती है डाटा की उसकी मैं क्यूरी जनरेट कर सकता हूँ। कैसे करूँगा क्यूरी और उससे ये काम कैसे आसानी से हो सकता है? तो यहाँ पर देखें क्रिएट का ऑप्शन है, इसमें आइए और यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे फर्स्ट टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन था, इसी तरीके से आपके पास एक अगला ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सबसे लास्ट में क्यूरी विज़ार्ड का।
क्यूरी हम खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं जिस तरह टेबल डिज़ाइन किया था, पर अभी हमारा बेसिक्स लेवल है बिगिनर्स का, तो हम जल्दी से क्यूरी बनाना चाहते हैं तो क्यूरी विज़ार्ड से बना सकते हैं। तो उसने हमसे कहा कि भाई आपने सिंपल क्यूरी बनानी है या क्रॉस टैब रेफरेंसेस वाली क्यूरी बनानी है। हमने कहा भी सिंपल क्यूरी बनानी है। तो ओके किया, तो इसने हमें कह दिया कि भाई आपको क्यूरी में क्या क्या चीज़ें चाहिए और किन किन टेबल से चाहिए। आप मल्टीपल टेबल से भी चीज़ों को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि एक कोई आइटम टीचर का भी होना चाहिए तो टीचर टेबल से भी आ जाएगा, स्टूडेंट टेबल से भी आ जाएगा और क्लास टेबल से भी आ जाएगा। तो मैंने कहा मुझे कुछ क्यूरी ऐसे बनानी है कि मुझे क्लास 1 के जो है तमाम कॉन्टैक्ट चाहिए थे। तो अब मुझे ये तमाम कैंपसेस में भेजना है तो मैं कैंपस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। और कैंपस के साथ साथ मुझे अब अगली चीज़ जो चाहिए थी वो थी क्लास 1। तो मैं क्लास टेबल पे आ जाता हूँ और क्लास टेबल से मुझे जो है क्लास की जो स्टूडेंट और टीचर आईडी नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ पे से स्टूडेंट आईडी भी ले लेता हूँ, टीचर भी आईडी ले लेता हूँ कि फ़लाँ टीचर है, और एक चीज़ को कॉन्टैक्ट नंबर मैंने स्टूडेंट डाटा में दिए थे तो मैं यहाँ से जो है कॉन्टैक्ट नंबर अपनी क्यूरी का हिस्सा बना लेता हूँ। तो जिस टेबल से जो जो चीज़ें चाहिए आपको अपनी क्यूरी के अंदर वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट करवा दें, ठीक है। और उसके बाद आप कर दें नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर कहेगा कि भाई आपको डिटेल्स समरी सारे रिकॉर्ड डिटेल में देखने या समराइज़ करके देखने हैं। मैंने कहा भाई डिटेल में ही दिखा दो, नेक्स्ट। फिर उसके बाद ये कहेगा कि आपने इस क्यूरी को कोई नाम देना है, तो मैंने कहा जो नाम है यही सही है, अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से क्यूरी 1 क्यूरी 2 जो जो आपको सूटेबल लगे नाम आप इसको दे सकते हैं। फिर मैंने कहा कि भाई ओपन कर दो क्यूरी को और फिनिश पे क्लिक किया तो ये मेरे पास क्यूरी ओपन हो गई। अब इसमें जैसी तरतीब मैं चाहता था मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड को एक जगह कंसाइज करना वो मेरे पास आ गया। कैंपस वाइज इसने डाटा अरेंज कर दिया कि भाई कैंपस 1 स्टूडेंट आईडी भी आ गई, क्लास टीचर आईडी भी आ गई और कॉन्टैक्ट्स भी आ गए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है मुझे तो क्लास 1 के चाहिए तो मैं यहाँ से आकर के डाटा फ़िल्टर करवा सकता हूँ कि भाई इस तमाम ये जो क्यूरी बनी है इस क्यूरी में से मेरे पास सेलेक्ट ऑल को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 के दिखाओ। ओके करूँगा तो ये देखें अब ये सिर्फ क्लास 1 के कॉन्टैक्ट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। और उसी तरतीब से आ गए कि भाई कैंपस आ रहा है सबसे पहले, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आईडीज़ आ रही हैं, फिर क्लास टीचर आईडी आ रही है और फिर साथ में कॉन्टैक्ट आ रहे हैं। तो इस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं क्यूरीज़। तो क्यूरी की तरह हमारे पास एक और जो है, अब ये कह रहा है कि आपने क्यूरी में चेंजेस को सेव करना है। मैंने कहा कर दो सेव, तो ये यस किया तो मैंने ये क्यूरी सेव हो गई। अब जब मैं इसको नेक्स्ट टाइम ओपन करूँगा तो हमने अभी क्लास 1 के जो फिल्ट्रेशन की थी तो वो क्लास 1 की फिल्ट्रेशन के साथ जो है हमारे पास वो क्यूरी नज़र आ जाएगी। ये देखें क्यूरी का टेबल हमारे पास खुल गया। अब ये सारी क्यूरीज नज़र आ रही है, फ़िल्टर करना है फ़िल्टर कर लो, किसी पर्टिकुलर एड्रेस को फाइंड करना है या किसी आईडी को ढूंढना है, किसी खास बच्चे के कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप यहाँ से फाइंड ऑप्शन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और चीज़ जो आप क्रिएट कर सकते हैं वो है हमारे पास आपका अल्लाह भला करे रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट्स क्या होती हैं? तो रिपोर्ट्स जो हमारी होती हैं बिल्कुल जस्ट लाइक अ क्यूरी हमें एक डिटेल समरी दे रही होती है हमारे डाटा की, ठीक है। तो रिपोर्ट को भी जस्ट लाइक अ क्यूरी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस अगर आप यहाँ से सेलेक्ट करना चाहें एडवांस लेवल पर आप इस पर खेल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप रिपोर्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरह की एक पूरी फॉर्म खुल जाएगा कि आपने जो आपकी रिपोर्ट हो उसका डिस्प्ले कैसा होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मेटिंग करके इस रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बिगिनर लेवल्स पर खेल रहे हैं, तो हमने टेबल और छोटी डेटाबेस क्रिएट किया तो इसलिए हम जो है इसको रिपोर्ट को भी विज़ार्ड के ज़रिए क्रिएट कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमने कहा भाई हमें सारी डिटेल देखनी है, तो हम क्यूरी के बजाय हम डायरेक्ट उठाते हैं स्टूडेंट डाटा से फील्ड्स ले लेते हैं कि भाई स्टूडेंट की आईडी आ जाए, स्टूडेंट का नेम आ जाए, फादर नेम आ जाए, कॉन्टैक्ट आ जाए, ठीक है भाई। अब हमें साथ साथ ये रिपोर्ट, बल्कि हम रिपोर्ट बनाते हैं कैंपस वाइज। मुझे वापस लेना है तो मैं क्या करूं, ये नीचे वाला बटन दबा दीजिए, सारी की सारी चीज़ें वापस चली आएंगी। मैं रिपोर्ट बना रहा हूँ कि कैंपस वाइज मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने फर्स्ट जो चीज़ सेलेक्ट करी वो कैंपस सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ मैंने सेलेक्ट करनी थी वो थी क्लास, कि किस कैंपस में कितने क्लास में कितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सिर्फ 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी। फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये मुझे दे रहा है कि भाई आपकी इस सीक्वेंस में जनरेट होगी रिपोर्ट कि फर्स्ट आपके पास जो मेन हेडिंग होगी वो कैंपस वाइज होगी, सेकंड होगी क्लास आईडी की और थर्ड होगी स्टूडेंट की। तो आपकी रिपोर्ट में कैंपस के हर कैंपस में कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो एक जनरल रिपोर्ट क्रिएट करेगा। हमने कहा बिस्मिल्लाह, ठीक है भाई, नेक्स्ट। अगर आप वहाँ पर सीक्वेंस को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप सीक्वेंस आगे पीछे भी क्रिएट कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि भाई किस तरह से अरेंज करना है। तो हमने कहा कि भाई सबसे पहले आपने जो है कैंपस वाइज अरेंज करना है असेंडिंग में, कि कैंपस 1 पहले आए, फिर उसके बाद 2, फिर 3। इसी तरीके से कैंपस के बाद आपने क्लास वाइज अरेंज करना है, क्लास को भी असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, पहले क्लास 1 फिर क्लास 2, और फिर सबसे आखिर में आपने स्टूडेंट आईडी के हिसाब से अरेंज कर दो। दैट्स इट। फोर्थ, उसके बाद हमारे पास कोई कॉलम नहीं है तो वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको किस तरह से देखना है, टेबलर के फॉर्मेट में देखना है, कॉलम्स की सूरत में देखना है, जस्टिफाइड फॉर्मेट में देखना है। तो हमने कहा मुझे जो है ये टेबलर कॉलम में या कॉलम टेबलर फॉर्म में ही दिखा दो। ठीक है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद ये हमारे पास डिज़ाइंस होते हैं, इसका ताल्लुक सिर्फ जो है फॉर्मेटिंग से होता है कि मुख्तलिफ इसमें प्री इंस्टॉल्ड बहुत सारे डिज़ाइनिंग है कि किस डिज़ाइन के अंदर आप अपनी रिपोर्ट देखना चाहेंगे, उसके फॉन्ट, उसकी बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर जो है एडिटेड होंगी ऑलरेडी। मैंने कहा ठीक है भाई, ये वाला एक सेलेक्ट कर लिया। रिपोर्ट प्रीव्यू करनी है, नाम यहाँ से आप रिपोर्ट का रख सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ये स्टूडेंट डाटा रिपोर्ट, इसका नाम रख देते हैं। ठीक है भाई, और उसके बाद आप प्रीव्यू कर दें, रिपोर्ट को फिनिश कर दें। तो ये देखें, ये आपके पास रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब इस रिपोर्ट को जो है आप कैंपस वाइज देख सकते हैं कि इसने कैंपसेस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर क्लास की आईडीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसी तरीके से इसने स्टूडेंट आईडी को भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से अरेंज करके दिखा दिया। तो जो भी आपके पास इस तरह से आप रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं, क्यूरीज जनरेट कर सकते हैं, टेबल्स तो आपने बनाने सीख लिए। अगर आपको प्रिंट निकालना हो उस चीज़ का, जो चीज़ भी आपने यहाँ पे अरेंज करी है, जैसे मैंने क्यूरी बनाई थी और मुझे इस क्यूरी का जो है प्रिंट चाहिए, तो आप यहाँ से आप ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा और जो है साथ में क्विक प्रिंट का भी ऑप्शन है। पहले प्रीव्यू पे चले जाइए ताकि आप देख सकें कि आपकी क्यूरी विजिबल कैसे होगी। तो ये जो छोटा सा बटन होता है ये प्रिंट प्रीव्यू का बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रीव्यूज़ फॉर्मेट में जनरेट हो रहा है कि आपने क्यूरी बनाई है ये इस तारीख को, और ये जो है उसकी फॉर्मेटिंग है। ये सब आप चेंज भी कर सकते हैं और ये हेडर फुटर और सारी फॉर्मेटिंग जो है आप इसके अंदर डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, प्रिंट करवाना है, पसंद है आपको तो आप यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो रिपोर्ट हो आपकी या क्यूरी हो, ये सारी चीज़ें आप इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक एक आपको और बताता चलता हूँ, वो ये है कि हम जो है इसके अंदर MS एक्सेस के अंदर अगर हमें किसी दूसरे ऑलरेडी डेटाबेस कोई क्रिएट की हुई और उससे मुझे डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो कैसे करूँ। ये फीचर कहलाता है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ डाटा। यहाँ हमारे पास रिबन में एक थर्ड ऑप्शन है जिसको एक्सटर्नल डाटा कहते हैं। आप किसी भी MS एक्सेस फाइल के अंदर, ठीक है ना, जो कि एक फ्लैट फाइल सिस्टम होता है, और अगर आपने MS एक्सेस के ऊपर काम किया हुआ है, एक्सेल के ऊपर सॉरी, और MS एक्सेल से अगर आप डाटा उठा करके आप MS एक्सेस में इंटर करवाना चाहते हैं, कोई आप अपनी अपडेट करते हैं डाटाबेस को, तो आप वो काम इसमें रहते हुए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। कल आपको याद होगा जब मैं आपको एक लेक्चर दे रहा था तो मैंने आपको जो है एक फ़ाइल दिखाई थी स्टूडेंट डाटा के नाम से, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स का डाटा जो है फ्लैट फाइल सिस्टम में रिकॉर्ड करके दिखाया था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से फ्लैट फाइल सिस्टम में डाटा आ रहा था। अब अगर मैं इस डाटा को चाहता हूँ कि मेरी नई डाटाबेस का हिस्सा बन जाए, ठीक है ना, तो मैं उसको किस तरह से लेकर के आऊँगा, आज मैं आपको ये भी स्टेप सिखा देता हूँ। ठीक, तो हम इसको करते हैं, पहले यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं और अब अपने MS एक्सेस में रहते हुए आप एक्सटर्नल डाटा के ऑप्शन पे आइए। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है 2 कॉलम्स। एक पहला ग्रुप जो है वो है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है चीज़ मंगाना। ठीक है भाई, हमारे मुल्क में जो सामान आता है दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट होता है, हम ख़रीदते हैं, और जब हम अपना सामान, अपना डाटा किसी दूसरे मुल्क में भिजवाते हैं तो वो एक्सपोर्ट कहलाती है। तो अगर आपने यहाँ एक्सेस का डाटा किसी और को सेंड करना है तो आप यहाँ एक्सपोर्ट ऑप्शन से उसको सेंड कर सकते हैं। एक्सेल की शीट में डाल दें, शेयर पॉइंट में डाल दें, या वर्ड टेक्स्ट फाइल बना दें, या उसकी कोई और PDF फाइल या सर्वर पर डाल दें आप। तो ये फ़ायदा है देखें रिलेशनल डाटाबेस का, और ये मॉडर्न डाटाबेस है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम अभी फ़िलहाल इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी सेम उसी तरीके से होता है। मैं एक्सेल का डाटा ले करके यहाँ कैसे आऊँ, मैं यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझसे कहेगा कि भाई ये आप जिस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी लोकेशन बताइए। मैंने कहा ठीक है, और साथ में नीचे कह रहा है कि ये जो डाटा आप इंपोर्ट करेंगे इसको किसी ऑलरेडी प्रेजेंट डाटा टेबल के साथ इंटीग्रेट करना है या आपने कोई नया टेबल क्रिएट करना है। मैंने कहा नया टेबल क्रिएट कर दो अभी इसका। तो मैंने लोकेशन सेलेक्ट करी, मुझे पता है मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप के ऊपर है तो मैं डेस्कटॉप में गया
और वहाँ से जा कर के मैंने जो है स्टूडेंट डाटा की फ़ाइल सेलेक्ट कर ली। टेबल मैंने कहा नया टेबल खुद ही से क्रिएट कर दो। ओके, तो अब ये मुझे डिस्प्ले कर रहा है कि आपने जो फाइल ओपन करी है उसमें 3 शीट्स हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स होती हैं और आपकी सिर्फ शीट 1 में डाटा है। शीट 2 में मैंने कोई डाटा इंसर्ट नहीं किया, ना 3 में, तो सिर्फ शीट 1 का डाटा डिस्प्ले में आ रहा है। अब मैंने कहा ठीक है भाई, ये सारा डाटा है और मेरे वहाँ पे तकरीबन रफली 20-25 स्टूडेंट्स का डाटा एंटर किया था। तो यहाँ पे वो पूरे सारे स्टूडेंट्स का डाटा डिस्प्ले हो रहा है, साथ में उनकी क्लासेस भी डिस्प्ले हो रही हैं और आईडीज़ भी डिस्प्ले हो रही हैं। मैंने कहा ठीक है नेक्स्ट। तो कह रहा है फर्स्ट जो रॉ है आपकी, उसको हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। जैसे कि हर कॉलम के अंदर जो फर्स्ट रॉ होती है, यानी उस कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू होती है, वो उसकी हेडिंग होती है, जिसमें हम डिफाइन करते हैं ना कि इस कॉलम के अंदर कौन सा डाटा एंटर कर रहे हैं, किस चीज़ का डाटा एंटर कर रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल दोस्त, ये हमारी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट जो है रॉ, उसमें हेडिंग्स है। नेक्स्ट, फिर हमसे कह रहा है आप डाटा टाइप सेलेक्ट कीजिए कि किस कॉलम की डाटा टाइप क्या होगी। तो स्टूडेंट आईडी की डाटा टाइप मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। साथ में डुप्लीकेट्स अलाउ करने हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो आईडी में डुप्लीकेट्स नहीं होते, तो ना अभी इसमें डुप्लीकेट्स है, ना आगे चल करके जब आप इसमें डाटा एंटर करें तो उसमें डुप्लीकेट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, साथ में अगर मैं किसी एक फील्ड को नहीं जो है इंपोर्ट करना चाहता तो मैं यहाँ से उसको स्किप भी कर सकता हूँ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, फिर मुझसे ये पूछ रहा है कि आप अपने डाटा में आपने प्राइमरी की अरेंज करनी है, कि आपकी ऑलरेडी कोई प्राइमरी की का कॉलम बना हुआ है, यानी किसी वैल्यू को आपने प्राइमरी की बनाना है, या एक्सेस खुद उसको बना दे। मैंने कहा नहीं भाई, प्राइमरी की मैं खुद जनरेट करूँगा, और कौन से कॉलम को प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट करना है वो मैंने स्टूडेंट आईडी का कॉलम सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। और अगर आप नहीं देना चाहें प्राइमरी की तो टेबल डायरेक्टली बिना प्राइमरी की के भी बना सकते हैं। हाँ, फिर बाद में आपको जो सूटेबल लगे वो प्राइमरी की के लिए सेलेक्ट कर लिएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये हमसे कह रहा है इसका नाम क्या रखना है। मैंने कहा ये रख दो शीट 1, और उसके बाद फिनिश। अच्छा, अब ये आखिरी जो विंडो आ रही है, हमसे कह रहा है सेव इंपोर्ट स्टेप्स, कि आपको अगर हो सकता है आपका जो कोई वर्कर है उसको सिर्फ MS एक्सेल पे काम करना आता हो, MS एक्सेस पे ना आता हो, तो आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि भाई आपने एक्सेल के ऊपर काम करना है, और डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कोई और है, वो जो है ना वहाँ से डाटा इंपोर्ट करवा लेगा, ठीक है भाई। तो उसके लिए आप बार बार यही काम करेंगे, इतने ढेर सारे स्टेप्स से गुजरेंगे, टाइम वेस्ट होगा। आपको उसके लिए ऑप्शन है कि आप ये स्टेप्स को सेव कर लें। तो जब आप सेव इंपोर्ट स्टेप्स पे क्लिक करते हैं तो वो आपका नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ एक बटन पे क्लिक करूंगा और वो उस सेम लोकेशन की फाइल पर अगर उसने डाटा अपडेट किया होगा तो वहाँ से सारा डाटा मेरे टेबल के अंदर, मेरी डाटाबेस के अंदर खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। तो ये करने के लिए मैं इसको सेव इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट टाइम जब मुझे यही इसी टेबल से डाटा इंपोर्ट करना होगा ना, अभी मेरे पास शीट 1 टेबल आ गई है, देखें इसने खुद ब खुद ये मेरा टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, साथ में अब मुझे अगर नेक्स्ट टाइम भी वहाँ से डाटा इंपोर्ट करना होगा तो मैं सेव्ड इंपोर्ट्स पे क्लिक करूँगा। ये देखें, ये ऑलरेडी ये बना हुआ है, मैंने सिर्फ और सिर्फ रन करना है। रन करूँगा, वहाँ से फाइल से डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमने जो है डाटा इंपोर्ट करना भी सीख लिया। सेम इसी तरीके से आप अपनी एक्सेस की फ़ाइल को, किसी पेज को, क्यूरी को यहाँ से कन्वर्ट करके वर्ड फाइल में या PDF फॉर्मेट में भी किसी को सेंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इसमें आप कर सकते हैं। अब आखिरी आपको एक और लास्ट टॉपिक बताता चलूँ, अभी दिमाग में आया, वो है कि डाटा एंटर करने का एक यूनिक तरीका। एक तो आप डाटा शीट व्यू के ज़रिए डाटा एंटर कर सकते हैं। एक और तरीका जिसके ज़रिए आप एक्सेस के अंदर बहुत कन्वीनियंटली अपना डाटा एंटर करवा सकते हैं वो है बाय क्रिएशन ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म जो होता है वो जस्ट लाइक एक एडमिशन फॉर्म होता है ना, आप उसमें अपनी वैल्यूज़ में सारे डाटा इंटर करके देते हैं। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल टेबल्स में डाटा अलग अलग टेबल में जाके इंसर्ट कराने के बजाय बेहतर ये है कि आप कोई फॉर्म डिज़ाइन कर लें। तो आप जब फॉर्म डिज़ाइन करते हैं या फॉर्म की मदद से आप अपना डाटा इंसर्ट करवाते हैं तो उसमें आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है ना, कि आप जो है अपना फॉर्म क्रिएट करें और उस फॉर्म के अंदर जो है मुख्तलिफ जो है वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा करके कि भाई कौन कौन से मुझे क्यूरीज और कैसे किस पैटर्न में इंसर्ट करनी है, उससे आप जो है फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जिस तरह से रिपोर्ट और क्यूरीज बनाई थी उसी तरीके से हम फॉर्म्स को भी क्विक डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। तो हम आ जाते हैं फॉर्म विज़ार्ड के ऊपर। तो हम सबसे पहले फॉर्म विज़ार्ड पे क्लिक करते हैं। तो ये हमें देता है कि भाई इस टेबल के अंदर आपने इस टेबल का फॉर्म बनाना है। मैंने कहा भाई सारी चीज़ें ले लो इसी तरतीब से, और फिर उसके अलावा मैंने जो है दूसरा जो मेरे पास टेबल था क्लास का, उसकी भी अब स्टूडेंट आईडी एक दफ़ा तो पहले ही आ चुकी है, तो दोबारा मुझे स्टूडेंट आईडी लिखने की ज़रूरत नहीं है। टीचर आईडी नहीं आई है अब तक, तो मैं टीचर आईडी को इंसर्ट करवा लेता हूँ।
इसी तरीके से मेरे पास एक टीचर डाटा का कॉलम था, उसमें टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर और टीचर का नेम था। ये मुझे चाहिए है, तो ये आ जाएगा, एक फॉर्म बनेगा और उसमें सारे जो मेरे टेबल्स की जो मेन कंपोनेंट्स थे वो सारे के सारे एक साथ डिस्प्ले पे हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें ये डिस्प्ले दिया है, इसने एक नोटिफिकेशन कह रहा है कि आपने जो टेबल्स जो फील्ड सेलेक्ट करी हैं उसमें जो एक शीट 1 है उसका ताल्लुक दूसरे टेबल से नहीं है। याद आया, क्योंकि अभी हमने जो इंपोर्ट करवाया था शीट 1, तो शीट 1 जो है उसका तो हमने लिंक क्रिएट ही नहीं किया हुआ, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए काम करते हैं, सबको वापस लेके चलते हैं। आ जाएँ, सबसे पहले हमने जो टेबल प्रीवियस क्रिएट किए हुए थे वो था एक हमारे पास टेबल था स्टूडेंट डाटा का। स्टूडेंट डाटा की सारी वैल्यूज़ ले लेते हैं। और दूसरा टेबल जो था हमारा, उसके बाद हमने क्लास का बनाया था, तो क्लास में स्टूडेंट आईडी आ चुकी है, सिर्फ टीचर आईडी नहीं आई थी, इसको ले लेते हैं। और तीसरा टेबल हमने बनाया था टीचर डाटा का। टीचर डाटा में टीचर आईडी आ चुकी है, टीचर नेम और टीचर का कॉन्टैक्ट। अब ये वो टेबल हैं जिनके दरमियान रिलेशनशिप हम क्रिएट कर चुके हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करें, ज़बरदस्त। तो ये अब हमारा फॉर्म आ गया है, ठीक है, फॉर्म बन गया है। और जो है फॉर्म विद सब फॉर्म्स करना है, लिंक फॉर्म करना है, नहीं भाई हमने कहा सिंपल ये वाला फॉर्म बना दो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर ये हमसे कह रहा है भाई इसका डिज़ाइन कैसा रखना है, टेबल की सूरत में रखना है, डाटा शीट की सूरत में, जस्टिफाइड की सूरत में, कॉलम्स की सूरत में। हमने कहा कि भाई कॉलम्स की सूरत पे ही रख दो। नेक्स्ट, फिर यहाँ से फॉर्मेटिंग डिसाइड करें और जो है आपका फॉर्म तैयार, फिनिश। अब इस एक फॉर्म की मदद से जो आपका फॉर्म क्रिएट होता है, उस फॉर्म की मदद से जो है आप अपना डाटा इंसर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में डायरेक्टली। कि आप यहाँ से स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, ये आप सारे डालते चले जाएं, एक रिकॉर्ड एंटर करें और उसके बाद उस रिकॉर्ड को सेव करवा दें। तीनों टेबल्स के अंदर आपका डाटा एक साथ पॉपुलेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप अपनी एक ज़ाती MS एक्सेस की डेटाबेस बना सकते हैं। स्कूल की ना बनाएं, आप किसी छोटी मोटी दुकान की बना लें, ठीक है ना, किसी शॉप की, किसी बिज़नेस की, या जो भी आपकी इमेजिनेशन हो उस पर इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है भाई। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो बुक की एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करके दिखाएंगे। थैंक यू।